back to my channel Crexy with Ease, and in this video I will be covering Ind AS 108, which is operating segments. Right. So इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब पढ़ेंगे, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर का की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या है, कंप्लाई करेंगे विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर इंड AS 108 विद रिगार्ड टू ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, डिफरेंशिएट करेंगे इंड AS 108 और AS 17 में। तो हमने AS 17 पढ़ा था ना, सेगमेंट्स करके, सेगमेंट रिपोर्टिंग करके इंटरमीडिएट में, उसके बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन में स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1। सो इलस्ट्रेशन 1 कहता है ABC लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है हेल्थ केयर हो गए, फूड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए। 3 प्रोडक्ट्स नेमली A, B एंड C आर मैन्युफैक्चर्ड। मेनली इसमें 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, A, B और क्या, C। प्रोडक्ट ए को क्लासीफाई करा जाता है क्या, एज अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए तो मेरा क्या हो गया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट बी और सी मेरे क्या हो गए, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट हो गए, फूड और ग्रोसरी प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, राइट। प्रोडक्ट बी और सी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक जैसे हैं लगभग। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर ईच मार्केटिंग लोकेशंस के लिए एंड फॉर द सेलिंग एक्टिविटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। मेरे को डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रखी है हर एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस के लिए और सेलिंग एक्टिविटी के लिए हर एक प्रोडक्ट की। 2 लाइन मैनेजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोडक्ट ए, बी और सी के। सो देयर आर 2 लाइन मैनेजर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स ए, बी और क्या, सी। मैनेजर जो एक्स है वो मैनेज करता है प्रोडक्ट ए को, और मैनेजर बी मैनेज करता है प्रोडक्ट बी और सी को। सो देयर आर 2 लाइन मैनेजर्स, देयर आर 2 लाइन मैनेजर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट ए और बी, सी। मैनेजर ए मैनेज करता है प्रोडक्ट ए को, मैनेजर बी मैनेज करता है प्रोडक्ट बी और सी को। जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है हेल्थ केयर प्रोडक्ट के और फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट के, वो रेगुलरली रिव्यू करता है कौन, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है बतानी है, रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है हमें बतानी है। सो देखो, एक क्वेश्चन पढ़ गया तो समझ आ रहा है, 3 प्रोडक्ट्स हैं इसमें, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फोकस खुद करा गया है कि ए मेरा एक कैटेगरी में, बी और सी मेरा एक कैटेगरी में। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ए मेरा एक कैटेगरी में और बी और सी मेरा क्या है, एक कैटेगरी में। देखो, ए मेरा एक कैटेगरी में और बी और सी मेरा क्या है, एक कैटेगरी में। कहीं ना कहीं इन्होंने ठीक है, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे को क्या दे रखी है, प्रोडक्ट्स की दे रखी है, राइट। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे को क्या दे रखी है, प्रोडक्ट की, राइट। एंड देखो, ए के लिए मेरा अलग लाइन मैनेजर है, ए के लिए जो मेरा ए के लिए मेरा लाइन मैनेजर अलग है, LM अलग है। बी और सी के लिए उन्होंने एक ही लाइन मैनेजर, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स क्या है, सिमिलर है। बी बना दिया, ठीक है। और दोनों को कौन रिव्यू करता है, देखो रिव्यू तो यार, रिव्यू के लिए तो एक ही बंदा रखा है, COD है, क्योंकि इतनी कोई बहुत बड़ी लाइन तो है नहीं कि दो COD में रखेंगे, ठीक है। सो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए मेरी एक अलग रिपोर्टेबल सेगमेंट होगी और बी और सी मेरी अलग अलग रिपोर्टेबल सेगमेंट होगी। पढ़ते हैं आंसर, तो देखो। सो इन दिस सिचुएशन बोथ द हेल्थ केयर and food and delivery product line meet the criteria for operating segment set out above. Therefore, it is likely that a ABC operating segment would be classified as being healthcare and food and grocery segments. Not every part of an entity is necessarily an operating segment or part of an operating segment. कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्ट एंट्री का नेसेसरीली एक ऑपरेटिंग सेगमेंट हो या ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्या हो, हिस्सा हो। फॉर एग्जांपल, अ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर और सम फंक्शनल डिपार्टमेंट में तो हो सकता है वो रेवेन्यू दान करते हो और हो सकता है रेवेन्यू भी अर्न करते हो, क्योंकि इंसिडेंटल और एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटिटी, एंड वो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या होंगे, नहीं होंगे। इंड AS 108 के हिसाब से एक एंटिटी की पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स, एक एंटिटी के पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या है, नहीं होते, ठीक है। सो एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, देखो अब मैं ऊपर देखता हूँ, मैं ऊपर जाऊँ, ठीक है। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, ये देखते हैं थोड़ी। तो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट
एक ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है एंटिटी का, कंपोनेंट होता है एंटिटी का जो कि इंगेज होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, फ्रॉम विच इट में अर्न रेवेन्यूज एंड इनकर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो रिलेट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेम एंटिटी। एक ऑपरेटिंग सेगमेंट वो कंपोनेंट होता है एंटिटी का जो इंगेज होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जिससे एंटिटी क्या है, रेवेन्यू अर्न कर रही है, खर्चा भी कर रही है और कमाई भी कर रही है। सेकंड, जिसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स उसका चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या है, रिव्यू कर रहा है। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या है, रिव्यू कर रहा है डिसीजन मेक करने के लिए कितने कितने रिसोर्सेज किस सेगमेंट में क्या है हमें को अलोकेट करने हैं और क्या परफॉर्मेंस किसकी क्या है एसेस करनी है। और जिसकी मेरे को डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसकी मेरे को डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है अवेलेबल है, राइट। तो ये चीज़ थी, आई होप यू गॉट इट। चलो इलस्ट्रेशन 2 पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 2 पे चलते हैं। The CEO along with the other board members do a review of a financial information about various business segments. CEO along with other board members के साथ वो रिव्यू करता है एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अबाउट किसके बारे में, उसके वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में, और डिसीजंस लेता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है फॉर दी सेगमेंट्स, एंड डिसीजंस लेता है इन इस डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये अवेलेबल है उसको इन सेगमेंट्स के लिए, और करेक्टली आइडेंटिफाई भी करता है उसको चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ठीक है, रिव्यू ऑफ ओनली रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन इज डन फॉर डिसीजन मेकिंग। रिव्यू सिर्फ रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन की करी जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए अबाउट दो सेगमेंट्स बाय द CODM। एज पर CODM काफ़ी सेगमेंट्स मिनिमल कॉस्ट रिक्वायर करती है ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एनालाइज वेदर द रिव्यू ऑफ ओनली द रेवेन्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर दीज सेगमेंट्स टू बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ इंडिया 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ठीक है, तो क्या सिर्फ रिव्यू सफिशिएंट है उसका रेवेन्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, और उसके बेस में इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मान लूँ? देखते हैं आंसर क्या है। सो मैनी एंटिटीज वुड बी कंसिडरिंग द डिसीजन मेकिंग फॉर सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। काफ़ी एंटिटीज़ ना डिसीजन मेकिंग सिर्फ सेगमेंट्स की रेवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पे करती हैं, स्पेशली द वन एग्रेसिवली जो कि ट्राई कर रहे हैं कि एक मार्केट शेयर उनका क्या है बिल्ड हो जाए मार्केट में। कॉमन एग्जाम्पल होंगे आपके बिजनेस के जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, या फिर वो जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं टाइम टू टाइम। फॉर देम उनके लिए डिसीजन मेकिंग डिफरेंट रीजनल सेगमेंट्स की वुड नीड रेवेन्यू ग्रोथ। उनके लिए क्या है डिसीजन मेकिंग ना अलग अलग रीजनल सेगमेंट्स की कहीं ना कहीं उसमें रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, एंड उसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आएगी फर्दर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। ठीक है, तो मेरे लिए सिर्फ इसलिए एग्जामिन करना रेवेन्यू डेटा बाय CODM विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन जनरेटिंग दैट रेवेन्यू may not provide adequate insights for determining how to allocate resources in and measure the performance of our segment. सिर्फ मेरे लिए ओनली सिर्फ अगर आप जांच कर रहे हो, तो अगर आप जांच कर रहे हो रेवेन्यू डेटा, सिर्फ रेवेन्यू डेटा जो जांच कर रहा है CODM विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं उस रेवेन्यू जनरेट होने को। अगर मेरी रेवेन्यू आ रही है तो मेरे खर्चे के खर्चे भी तो हो रहे होंगे ना यार। ऐसा हो नहीं सकता कि रेवेन्यू हो रही हो खर्चे हो ही ना रहे हो, और वो कहीं ना कहीं उनको ना कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं एडिक्वेट इंसाइट्स नहीं मिलेंगे कि मेरे को कितने रिसोर्स किस सेगमेंट में डालने हैं और किस सेगमेंट का कैसे परफॉर्मेंस क्या है मेजर करना है। लेकिन इंस्टेंट केस में द लॉजिक गिवन बाय CODM इज दैट सिंस मैनी सेगमेंट्स रिक्वायर मिनिमल कॉस्ट ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, therefore revenue data is a fair representation of the operating results। अब लेकिन COD में इसमें बोलते हैं कि भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट जगह ना की वजह से काफ़ी सेगमेंट्स पे मिनिमल कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी हमारी। सो रेवेन्यू जो है वो फेयर रिप्रेजेंटेशन है इसकी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स की। इन द अबव केस रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ओनली ऑन रेवेन्यू मे बी प्रोबेबल टू कंसीडर दैट सेगमेंट मीट रेवेन्यू फॉर ऑपरेटिंग सेगमेंट। देखो इस केस में ना हम ये मान लेंगे भाई क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट की वजह से जो रेवेन्यू डेटा, क्योंकि हमें सारी रेवेन्यू डेटा क्या है अवेलेबल करा रखा है एंटिटी ने,
एंड कहीं ना कहीं वो भी मे बी क्या है अप्रोप्रिएटेड टू कंसिडर करना सेगमेंट को, वो डेफिनेशन मीट करते हैं किसका, ऑपरेटिंग सेगमेंट का। मतलब कंक्लूजन हमारा ये आगे कि जो सेगमेंट है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगी ऑन द बेस ऑफ रेवेन्यू ओनली, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रीज़न दे दिया CODM ने कि भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो रखी है, हर सेगमेंट में मिनिमम कॉस्ट क्या है लगेगी, राइट। सो अब आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 बोलता है एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इलस्ट्रेशन 3 हमें बोलते हैं जो एक्स लिमिटेड है ना, वो 2 तरह के प्रोडक्ट्स में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में सेल में क्या इंगेज है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। ठीक है, अब जो एक्स लिमिटेड है वो सप्लाई करता है प्रोडक्ट को इन द डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया एज वेल एज इन सिंगापुर। जो एक्स लिमिटेड है वो मेरा प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है किसमें, डोमेस्टिक मार्केट में भी और कहाँ पे भी, सिंगापुर पे भी, राइट। देयर आर 2 रीजनल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी वर्ल्ड वाइड। तो आपके 2 रीजनल मैनेजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, किसकी किसकी, प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट बी की वर्ल्ड वाइड। एंड बाकी 2 अदर मैनेजर्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग जोग्राफिकल क्या एरियाज़ के लिए। फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पजेज एक्स लिमिटेड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट वाइज एंड एज पर द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, द CODM रेगुलरली रिव्यू करता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स दोनों सेट ऑफ कंपोनेंट्स के। तो वो अपनी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कैसे पता लगाएं। ठीक है, ये अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और सेल में इंगेज है, एक्स तो सिर्फ डोमेस्टिक में भी सप्लाई कर रहा है, सिंगापुर में भी सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट्स की अपने। 2 रीजनल मैनेजर है रिस्पॉन्सिबल है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए प्रोडक्ट ए और बी की वर्ल्ड वाइड, एंड 2 अदर मैनेजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट जोग्राफिकल क्या एरियाज़ के लिए। और एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन है और जोग्राफिकल वाइज भी इंफॉर्मेशन है। वो आंसर क्या बोल रहे हैं, इन दिस सिचुएशन बोथ द जोग्राफिकल सेल्स एरिया एंड द प्रोडक्ट एरिया में मीट द क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। दोनों ही क्राइटेरिया मेरे क्या मीट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। हाउएवर इन सच सिचुएशन इट इज़ मोर डिफिकल्ट, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू डिटरमाइन क्लियरली विच सेट ऑफ कॉम्पोनेंट, कौन सा सेट ऑफ कॉम्पोनेंट मेरा शुड बी आइडेंटिफाई करा जाना चाहिए एज द एंटिटी का ऑपरेटिंग सेगमेंट। इन सच सिचुएशन द एंटिटी शुड डिटरमाइन विच सेट ऑफ कॉम्पोनेंट कॉन्स्टिट्यूट द ऑपरेटिंग सेगमेंट बाय रेफरेंस टू द कोर प्रिंसिपल। ठीक है, द कोर प्रिंसिपल ये कहता है कि एंटिटी को डिस्क्लोज करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन टू इनेबल करना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो इवेल्यूएट कर पाए नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट किसका, बिजनेस एक्टिविटीज़ का जिसमें वो क्या इंगेज होता है, एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें क्या है वो ऑपरेट करता है। द एंटिटी को ये भी असेस करना चाहिए कि क्या आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट कुड रियलिस्टिकली रिप्रेजेंट करता है लेवल जिसमें CODM असेस कर रहा है परफॉर्मेंस को और एलोकेट कर रहा है क्या रिसोर्सेज को। ठीक है, देयरफॉर एंटिटी को सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, जजमेंट अप्लाई करनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, मतलब दोनों हो सकते हैं क्वेश्चन में ये बोला है। और एंटिटी को ये भी देखो, ये पहले तो ये बोल दिया कि भाई क्या बोला है, कौन से सेट ऑफ कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बाय रेफरेंस टू द कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल हमारा क्या है, कोर प्रिंसिपल में हमारे 3 पॉइंट आते हैं, हम पढ़ोगे तो कोर प्रिंसिपल में हमारे 3 पॉइंट आते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए, रेवेन्यू आ रही हो, खर्चा हो रहा हो, ऑपरेटिंग रिजल्ट रेगुलरली CODM रिव्यू कर रहा हो, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है मेरी अवेलेबल हो। तो ये कोर प्रिंसिपल है, ये देखो पहले। प्लस एंटिटी को डिस्क्लोज करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन ताकि ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या है अंडरस्टैंड कर पाएँ बेटर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट मैं समझ पाऊँ जिसमें एंटिटी क्या इंगेज है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझ आके अच्छा किस तरीके का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उस जोग्राफिकल वाइज या फिर उस प्रोडक्ट वाइज जो भी है। और क्या एंटिटी को असेस करना चाहिए, क्या एंटिटी को असेस करना चाहिए
whether जो identified operating segments could realistically represent the level at which the CODM is assessing and performance and allocating क्या resources, right? तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये theoretical question था, I think. हम 4 पे चलते हैं अब. So CODM of XY Limited receives and reviews multiple sets of information. CODM XY का रिसीव करते हैं, रिव्यू करते हैं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन when assessing the business's overall performance to take a decision on resource allocation. ठीक है, तो मैं कहा रिसीव भी कर रहा हूँ, रिव्यू भी कर रहा हूँ मल्टीपल सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. कब असेस करते हुए बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, एक डिसीजन लेने के लिए रिसोर्स की क्या एलोकेशन पे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है सेंटर. लेवल 1 रिपोर्ट, समरी सेट रिपोर्ट फॉर ऑल 4 रीजन्स. तो लेवल 1 रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है सारे चारों रीजन्स की. लेवल 2 रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है 20 सब रीजन्स की जो उसी रीजन्स में 4 रीजन्स में क्या है आ रहे हैं. तो लेवल 1 रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट सारे 4 रीजन्स की. लेवल 2 रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट 20 सब रीजन्स की जो कि उन्हीं रीजन्स में क्या आ रहे हैं. लेवल 3 रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट 50 ब्रांचेस की उन सब रीजन्स में. ठीक है, तो पहले तो 4 रीजन्स की, उनके अंदर 20 सब रीजन है उनकी. देखो पहले तो मेरी हो गई 4 रीजन्स की, फिर उनके अंडर क्या आ रहे हैं सब 20 सब रीजन्स आ रहे हैं. अब उनके अंदर ही 50 क्या है ब्रांचेज हैं सब रीजन्स के अंदर. 50 क्या है ब्रांचेज हैं. देखो ये थोड़ा हमें सिस्टमेटिक दे दिया क्वेश्चन है ना. राइट तो हमें स्टेट करना है कौन से फैक्टर्स और लेवल कंसिडर होने चाहिए एक ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए. सो सॉल्यूशन है वी नीड टू कंसिडर मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू बिलो. इंक्लूडिंग है बट यहाँ तक लिमिटेड नहीं है. कौन सी प्रोसेस CODM यूज़ कर रहा है परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए. फाइनेंशियल मैट्रिक्स, KPI रेशियो वगैरह वगैरह. आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल सेगमेंट्स मैनेजर को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है और प्रोसेस क्या है बजट करने के लिए रिसोर्स एलोकेशन का. प्रोसेस क्या है फॉर बजटिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है डिटरमाइन करनी चाहिए फॉर डिटरमाइनिंग एन ऑपरेटिंग सेगमेंट. राइट, आई होप यू गॉट इट. थैंक यू. अब रजिस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करते हैं. So XY Limited has operations in France, Italy, Germany, UK and India. It wishes to apply aggregation criteria on geographical basis. वो विश करता है कि वो अप्लाई करेगा एग्रीगेशन क्राइटेरिया किस पे, जियोग्राफिकल बेसिस पे. स्टेट हाउ विल द एग्रीगेशन क्राइटेरिया अप्लाई फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट्स इन द गिवन सिनेरियो. ठीक है, सो so XY Limited need to assess and prove that each country possesses the same economic characteristic factors including exchange control की regulations क्या हैं, currency के risk क्या हैं, economic conditions क्या हैं. Considering our factor, it may be possible to aggregate the result of France, Italy and Germany falling within EU region and results of UK and India may be separately reported. No aggregation is permitted. Right, ऐसे हो सकते हैं. 4 दे रखा है नीचे. 2 or more operating segments may be aggregated into a single reporting segment अगर all aggregation inconsistent है with the core principle of the Ind AS या फिर the segments have similar economic characteristics या फिर segments are similar in respect to nature, product service similar हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर हैं, टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर उनके प्रोडक्ट सिमिलर हैं, मेथड जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो सिमिलर है या फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है सिमिलर है. ठीक है, ऐसे हो सकते हैं सारे. तो ये सारी या फिर ऑल, ये तीनों चीज़ें. तो 6 देखते हैं. X Limited is engaged in the business of manufacturing and selling papers. जो X Limited है ना वो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पेपर्स के बिजनेस में. Varieties of paper like adhesive, anti-rust, antique, art paper are manufactured and sold by X Limited. इतना समझ तो आता होगा. ये बताओ क्या X को क्लासीफाई करना चाहिए इन पेपर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में.
So two or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if the segments have similar economic characteristic. तो दो या उससे ज़्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आप एक एग्रीगेट कर सकते हो अगर एक सिंगल सेगमेंट की क्या है सिमिलर इकोनॉमिक क्या करेक्टरिस्टिक है, एंड सेगमेंट्स भी क्या है सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ कस्टमर क्या है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेगुलेटरी क्या है, एनवायरमेंट क्या है. In case of X Limited, so far as the varieties of paper concerned, if all factors such as nature of product, production process, type of customer, method of distribution, regulatory requirement कॉमन है, सो कोई नीड नहीं है डिफरेंट सेगमेंट क्रिएट करने की अलग सारे पेपर्स की, तो हम एक ही में क्लब कर सकते हैं उनको. सो अगर वो सेगमेंट सिमिलर है ना इन सारी चीज़ों में तो आपको नहीं है नीड, अगर अलग अलग है तो फिर आपको करना पड़ेगा सेपरेट. ठीक है, सो चलो यार इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं. विच टॉक्स अबाउट टी लिमिटेड इज एंगेज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर रनिंग अ फ्लीट ऑफ बसेज एट डिफरेंट रूट्स. जो टी लिमिटेड है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एंगेज है, फ्लीट ऑफ बसेस क्या है रन कर रही है अलग अलग रूट्स पे. टी लिमिटेड की टी लिमिटेड ने अपनी 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या आइडेंटिफाई करी हैं. तो 3 क्या है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स टी लिमिटेड ने क्या आइडेंटिफाई करी हैं. सेगमेंट 1 है लोकल रूट, सेगमेंट 2 इज इंटरसिटी रूट एंड सेगमेंट 3 इज कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग. अब हमें हर एक सेगमेंट की क्या है करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है. पहले तो आस्क पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की. आस्क क्या है देखो, आस्क है क्वेश्चन की स्टेट वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2. क्या ये अप्रोप्रिएट रहेगा कि मैं एक लोकल रूट वाली और एक इंटरसिटी रूट वाली सेगमेंट को क्या कर लूँ एग्रीगेट कर लूँ with reference to Ind AS 108 operating segment, and also discuss in the above context whether disclosure segment का information का अगर मैं डिस्क्लोजर दूंगा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का क्या वो रिलेवेंट रहेगा इन्वेस्टर की अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए. इन्वेस्टर के अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या है अप्रेजल रहेगा. ठीक है, सो इस पर हमें क्या है चीज़ें ऐसे करनी है. अब तीनों सेगमेंट्स की एक बार करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं. The local transport authority awards a contract to ply the buses at different routes for passengers. These contracts are awarded from following a competitive tender process. The ticket price paid by passengers are controlled by the local transport authority. ठीक है, T limit would charge at local transport authority on per kilometer basis. टिकट प्राइस लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कंट्रोल करती है और लोकल अथॉरिटी क्या है टी लिमिटेड फिर लोकल अथॉरिटी को चार्ज करती है पर किलोमीटर क्या बेसिस पे. सेकंड है टी लिमिटेड ऑपरेट बसेस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. प्राइजेस टी लिमिटेड ही सेट करती है, प्राइजेस टी लिमिटेड सेट करती है सेगमेंट 2 में. राइट, थर्ड देखते हैं टी लिमिटेड ऑल्सो लीव्स बसेस टू स्कूल्स अंडर अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट. टी लिमिटेड बसेस स्कूल्स को भी बसेस क्या है लीज पे देती है लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के बेसिस पे. While segment 1 has been showing significant decline in profitability, although segment 1 significant decline show कर रहा था profitability में, segment 2 perform कर रहा है is well in respect of higher revenues and improve क्या margin. So segment 2 is perform कर रहा था कहीं ना कहीं, I think it is performing well in respect of higher margins if I talk about and improve margins if I say. जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो नॉट श्योर है वाई इज द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर यूजर्स व्हेन दे शुड ओनली बी कंसर्न अबाउट द रिटर्न्स फ्रॉम ओवरऑल बिजनेस. अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कंपनी है ना कहीं यार श्योर नहीं है कि क्यों सेगमेंट इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है यूजर्स के लिए, जब वो शुड ओनली भी कंसर्न होनी चाहिए अबाउट द रिटर्न्स फ्रॉम ओवरऑल क्या बिजनेस से. वो चाहती हैं कि सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 को क्या है ऑपरेटिंग सेगमेंट में क्या है एग्रीगेट करके दिखाएं. ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये क्या सही है. थोड़ा क्वेश्चन रेफर करो फिर करते हैं इसको. 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट रिक्वायर ऑपरेटिंग सेगमेंट टू बी एग्रीगेटेड टू प्रेजेंट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. इंडिया 108 जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का है वो रिक्वायर करता है ऑपरेटिंग सेगमेंट को कि वो एग्रीगेट हुए कि वो प्रेजेंट करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ़ द सेगमेंट की क्या है सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक है और सेगमेंट क्या है सिमिलर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेशन क्या क्राइटेरिया में. सेगमेंट मेरी सिमिलर भी है कहीं ना कहीं सारे फॉलोइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया में.
जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सर्विस का नेचर क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस का नेचर क्या है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए कि प्रोडक्ट सर्विस का नेचर सेम हो, प्रोडक्शन का प्रोसेस सेम हो, कस्टमर को जो कैटर कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विस के वो सेम हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड सेम हो, या सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड सेम हो, एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं सेम हो, ठीक है। वाइल द प्रोडक्ट सर्विस आर सिमिलर, कस्टमर फॉर दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। हालांकि देखो सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 में क्या है, आपके सर्विसेज तो सिमिलर हैं बट कस्टमर्स कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं। सेगमेंट 1 में डिसीजन टू अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द हैंड्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी, विच ऑल्सो सेट, वो लोकल अथॉरिटी प्राइस सेट कर रही है और सर्विस के लिए भी उसको ही पैसे मिल रहे हैं। कंपनी इज नॉट एक्सपोज टू पैसेंजर रेवेन्यू रिस्क, सिंस का कॉन्ट्रैक्ट किसने अवॉर्ड करा है, कॉम्पिटिटिव टेंडर ने, टेंडर के बेसिस पे चल रही हैं चीज़ें। अगर मैं इंटर सेगमेंट की बात करूँ, कस्टमर डिटरमाइन करता है कि बस रूट इकोनॉमिकली वेबल है बाई चूजिंग वेदर और नॉट टू बाई टिकट्स। टी लिमिट ही प्राइस सेट कर रही है बट विल बी अफेक्टेड बाई कस्टमर बिहेवियर और फीडबैक। टी लिमिटेड को पैसेंजर रेवेन्यू रिस्क है क्योंकि वो प्राइस सेट कर रही है, जो कस्टमर बेसिकली पे करे या ना कर, हो सकता है करे और हो सकता है ना भी करे, अपने उनकी मर्जी है। बट उस पर तो उन्होंने टेंडर मिल गया, फर्स्ट में उन्होंने टेंडर मिल गया कि भाई ये क्या है, आपको इस टाइम पे ऐसे होते हैं, डीटीसी के टेंडर होते हैं ऐसे, उसके भी होते होंगे और भी उसके टेंडर होते होंगे कि भाई बस गवर्नमेंट पैसे दे रही है, फिक्स्ड पेमेंट कर रही है। और जैसे मैं आपको अगर अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ तो हमारी कंपनी में भी टेंडर होते हैं, तो जिसमें बेसिकली जो शटल्स होती हैं, बहुत सारी कंपनीज है उसमें शटल्स होती हैं, उसमें क्या है उनको फिक्स रूट्स के पैसे मिलते हैं। मतलब ई रिस्पेक्टिव कि लोग चाहे ट्रैवल करें चाहे ना करें शटल में, कंपनी तो उनको फिक्स पेमेंट करेगी, किसको, वेंडर को। बट कंपनी को रिस्क है यार, मान लो अब कि मैं अब कंपनी, मान लो टेंडर पे एक कंपनी है जो कि टेंडर ले रही है, ठीक है, और जो टेंडर देने वाला है ना बंदा, वो फ्रंट एंड पे क्या है, कस्टमर रिस्क से बेसिकली एसोसिएटेड है। बट जो मैं हूँ, मेरे को फिक्स पेमेंट मिल रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कस्टमर आए चाहे ना आए, मेरे को तो फिक्स अपनी पेमेंट मिलेगी। तो ये क्वेश्चन वो बात कर रहे हैं, यही क्वेश्चन वो बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूजफुल टू इन्वेस्टर। कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सेगमेंट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यूजफुल हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर कंसिडर रिटर्न दे आर लाइकली टू मेक ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। दिस रिक्वायर्स असेसमेंट अमाउंट का, टाइमिंग का, अनसर्टेनिटी का, किसका, फ्यूचर कैश फ्लोज का, एज वेल एज मैनेजमेंट की स्टीवर्डशिप क्या है टीम लीड के रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। हाउ मैनेजमेंट कैसे ड्राइव करेगी प्रॉफिट को, वो रिलेवेंट हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब इन अप्रोप्रिएटली एग्रीगेट करना सेगमेंट्स को, वो कहीं ना कहीं यूजफुलनेस कम कर देगा सेगमेंट डिस्क्लोजर इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिया 108 रिक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज दैट इज नॉट रेडिली अवेलेबल एलएसए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिया 108 साफ साफ कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो जो कि रेडिली अवेलेबल ही नहीं है इन्वेस्टर्स को, और वो प्रोवाइड भी करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है इन्वेस्टर्स की बढ़ा रहा है। Therefore, it provides additional information which aids an investor understanding how the business operates and is managed. ठीक है। In T limited case, in T limited case, in T limited case, in T limited case, if the segments are aggregated, then the increased profit in the segment 2 will hide. जो increased profit है segment 2 में क्या हो जाएंगे, hide हो जाएंगे, ठीक है। The decreased profit in segment 1. However, the fact that they have sharply declined segment and would be of interest to investor as if they it may suggest a future cash flows from the segment, वो क्या है, रिस्क पे है। देखो मैंडेटरी तो नहीं है सेगमेंट, लेकिन एंटिटी इफ डिजायर्स कैन डिस्क्लोज सेपरेटली इन्फॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट्स दैट मीट ऑल द क्राइटेरिया। हाउएवर विद रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट और नंबर ऑफ सेगमेंट्स टू बी रिपोर्टेड, द एंटिटी शुड कंसिडर वेदर क्या प्रैक्टिकल लिमिट क्या उनको रीच कर चुकी है। अगर कोई प्रैक्टिकल लिमिट रीच नहीं हुई है तो फिर तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर प्रैक्टिकल लिमिट कहीं ना कहीं रीच हो गई है तो आई थिंक दे शुड, उनको कंसिडर करना चाहिए कि उनको रिपोर्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। देखो ये साफ साफ बोल रहा है, अगर मान लो सेगमेंट्स मैंने एग्रीगेट कर दी तो हो सकता है सेगमेंट 2 में प्रॉफिट आ गया और मेरा सेगमेंट 1 में लॉस हो, बट मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सेगमेंट 1 को मैं कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बट सेगमेंट 1 इज ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट एज सेगमेंट 2, बिकॉज दोनों ही मेरी चीज़ें क्या है, बिजनेस का पार्ट है। सो बस वही है कि डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि यार अगर मैक्सिमम लिमिट रीच नहीं हुई है हमारी डिस्क्लोजर की तो वी कैन डिस्क्लोज। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था।
इलस्ट्रेशन 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग बिजनेस कंपोनेंट्स। एक्स लिमिटेड ने फॉलोइंग बिजनेस कंपोनेंट्स क्या हैं आइडेंटिफाई करे हैं। पहले सेगमेंट देखते हैं। रेवेन्यू में भी एक्सटर्नल इंटरनल और प्रॉफिट और एसेट्स मेरे को दे रखे हैं, ठीक है। सो सेगमेंट है उनकी फार्मा है डिवीज़न है, एफएमसीजी डिवीज़न है, आयुर्वेदा है, अदर्स है और टोटल दे रखा है, ठीक है। 97 लाख रुपीज़ एक्सटर्नल रेवेन्यू है, इंटरनल कुछ है ही नहीं। एफएमसीजी में भी दे रही, आयुर्वेदा दे दी, ठीक है। अदर्स दे दी एंड आई थिंक टोटल दे दी एंटिटीज़ की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कौन सी सेगमेंट वुड बी रिपोर्टेबल होगी एज पर द क्राइटेरिया जो कि प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया 108 के हिसाब से, आपके हिसाब से, ठीक है, राइट। विच ऑफ द सेगमेंट्स वुड बी रिपोर्टेबल एज पर द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया 108, ठीक है। अब क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार, ऊपर दे रखा है मैं क्राइटेरिया, देखें तो हम, ठीक है, ये है। An entity should separately inform should report separately information about an operating segment क्योंकि मीट करता है कोई भी क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड्स। जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, वो 10% से ज़्यादा है कंबाइंड रेवेन्यू की, तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगी। नहीं मतलब कोई भी कंडीशन मीट हो जाए। जो प्रॉफिट लॉस है वो 10% या उससे ज़्यादा है एब्सोल्यूट अमाउंट में, दोनों का ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कंबाइंड प्रॉफिट सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट का, तो कंबाइंड लॉस सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट का जो लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों का 10% से अगर आइया निकल के आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसका, तो पहले तो हम निकालेंगे सारे सेगमेंट इनको, इनमें प्रॉफिट हुआ है उनका प्रॉफिट ले लेंगे, खाली प्रॉफिट ले लेंगे सारे सेगमेंट्स का, उनका टोटल करेंगे। फिर सारे सेगमेंट इनका लॉस हुआ है उनको टोटल करेंगे, उनका टोटल ले लेंगे, और दोनों में से जो हायर आएगा, दोनों में से हायर आएगा वो अपनी बेस फिगर मानेंगे। अब अगर जो आपका सेगमेंट्स का प्रॉफिट या लॉस उस बेस फिगर से उस बेस फिगर के 10% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, तो आपकी सेगमेंट क्या है रिपोर्टेबल हो जाएगी, तो आपकी सेगमेंट्स क्या है रिपोर्टेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके एसेट्स 10% या उससे ज़्यादा का वही वो है जो आपने इंटर बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सेगमेंट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड may be considered reportable and separately disclosed if management believes that information about the segment would be useful to users of the financial statements, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। देखते हैं नीचे। अब देखो मेरे को बस इसमें परसेंटेज निकालनी और कुछ नहीं करना। अब अगर आप इसमें पहले से टोटल एंटिटी का देखो, एंटिटी का टोटल क्या है, एंटिटी का टोटल क्या है, 153 है, 153 है, राइट। देखो इसका टोटल देखो आप, इसका टोटल एंटिटी की इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू दोनों बताओ कितनी है। 108 + 45, 108 + 45 इतना है 153 निकल के आता है 153। बस परसेंटेज निकालती जानी है आपको, बस और कुछ नहीं करना। देखो टोटल मेरी आ गई, टोटल मेरी आ गई 153, ठीक है। और फार्मा की कितनी है 97 है, 97 डिवाइड बाय 153, 97 डिवाइड बाय 153 कर दो, कितनी हो गई, कितनी हो गई 63.40 आ जाएगी आपकी, जो दे रखी है हमें कितनी आ जाएगी। अब इसका प्रॉफिट देखो आप कितना है, 20 लाख डिवाइड बाय 30 लाख करो कितना आएगा 6.67%, 6.67%, ठीक है। ऐसे ही एसेट्स देखो 55 लाख डिवाइड बाय 90 लाख कितना आएगा, देखो 50% से ज़्यादा ही है ना, 61% है, ठीक है। तो ये तो आप निकाल लोगे। ऐसे ही एफएमसीजी का निकाल लोगे, एफएमसीजी का भी निकाल लोगे यार, क्या दिक्कत है।
4 लाख डिवाइड बाय 153, फिर ऐसे ही टोटल प्रॉफिट का भी निकाल लोगे, ठीक है, ऐसे सेट्स का भी निकाल लो, ऐसे आयुर्वेद का भी अदर्स का भी, टेबल बनानी है आपको, राइट। सो आप देखोगे कि देखो फार्मा में मैं आपको एनालाइज करता हूँ, फार्मा में 63% निकल के आ रहा है मेरा, 10% से ज़्यादा है, तो ये तो रिपोर्टेबल है। एफएमसीजी में देखो 27, देखो तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो जाए ना मेरी, सेल्स वाली, प्रॉफिट वाली, एसेट्स वाली, तो मेरा रिपोर्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी मेरी मीट हो गई कंडीशन, तो ये भी रिपोर्टेबल है, इसमें भी कंडीशन मीट हो रही, इसमें तीनों में मीट हो रही है, ये भी रिपोर्टेबल है, इसमें मीट नहीं हो रही, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट रिपोर्टेबल, इसकी ये मीट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। देखते हैं सेगमेंट फार्मा और क्या है, सेपरेटली रिपोर्टेबल होगी, एफएमसीजी सेटिस्फाई नहीं कर रही, एफएमसीजी डजंट सेटिस्फाई रेवेन्यू, बट वो एसेट वाला सेटिस्फाई कर रही है, तो वो भी रिपोर्टेबल होगी। आयुर्वेद तो क्या है, रिपोर्टेबल है ही नहीं, वो तो हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक आंसर दो इसका, करेक्ट। एन एंटिटी में कंबाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट ये टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रोड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट constitute less than 50% under revenue. Additional reportable even they under at least reportable segment. ठीक है, तो ये ऐसे होगा, तो आपको वैसे ही बता रखा है, राइट। लाइन देखते हैं। An entity has branches in different parts of the state country, catering to different customers and selling local made products. A product of one region is not sold in any other region. No region or product contributes more than 5% of total revenue of the entity. ठीक है, एक एंटिटी के ब्रांचेज है डिफरेंट पार्ट्स कंट्री में, जो कैटर कर रही है डिफरेंट कस्टमर्स को और सेल कर रही है लोकल मेड प्रोडक्ट्स को। एक प्रोडक्ट वन रीजन का दूसरे रीजन में सोल्ड नहीं होता, और नो रीजनल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 5% किसका, टोटल रेवेन्यू का, किसकी, एंटिटी का। देखो यार, क्वांटिटिव थ्रेशोल्ड खुद बोलता है कि जो एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की वो 75% है, उससे निकल के आनी चाहिए मेरी, ठीक है। जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं रिपोर्ट करता रहूँगा। तो 75% तो मेरी आनी चाहिए, और 5% क्या है, उससे एक्सीड करनी रही, तो लगभग मेरे को कितनी है, 15 सेगमेंट मेरे को क्या रिपोर्ट करनी पड़ेंगी अपनी, मिनिमम, दिस इज़ मिनिमम। और ये आपका यहाँ भी मेंशन है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो आपको दिखाऊँ तो देखो, एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की वो कम से कम 70% या उससे 75% उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तब तक मेरे को रिपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, राइट। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। ठीक है, सो GH लिमिटेड हैज़ 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। GH लिमिटेड के पास 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ GH इज कंसर्न एट इज अनश्योर ऑन हाउ कॉमन कॉस्ट could be reasonably allocated to different operating segment, ठीक है। They intend to allocate management charges, interest cost of internal funding, cost of management of properties and pension cost. Analyze whether such costs need to conform to the accounting policies as used to prepare the financial statements. Cost के allocation के regarding है, तो मैं पूछा हुआ एनालाइज वेदर सच कॉस्ट नीड टू कन्फर्म टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज जो यूज़ करी गई हैं टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल या स्टेटमेंट्स। तो इंडिया 108 प्रिस्क्राइब नहीं करता कोई भी स्पेसिफिक बेसिस, बट लेकिन सजेस्ट करता है कि रीजनेबल बेसिस तो यार यूज़ होना चाहिए कॉमन कॉस्ट की एलोकेशन के लिए, ठीक है। हेयर इट मे नॉट बी रीजनेबल टू एलोकेट मैनेजमेंट चार्जेस टू मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट। हो सकता है यहाँ पे ये रीजनेबल ना हो कि मैं मैनेजमेंट चार्जेस क्या एलोकेट करूँ to the most profitable segment go. However, maybe it may be reasonable to charge interest cost of internal funding, ठीक है, ऑन द बेसिस, किसी बेसिस पे, एक्चुअल यूसेज के बेसिस पे, ओवर टाइम।
even if majority of funds are used for running a loss making segment. रीजनेबल मैनर एलोकेशन का कॉस्ट का हो सकता है, मैनेजमेंट चार्जेस बोला गया हमें, तो दीज में बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन नेट एसेट्स जो हमने इन्वेस्ट करे हैं, रेवेन्यू अर्न करिए सेगमेंट्स से. It need to be understood that if there is an operating segment which is yet to earn revenue, it would fail to have any cost being allocated. तो अगर कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिसको अभी तक रेवेन्यू हमने कमाई नहीं है उससे, तो कहीं ना कहीं हम उसमें कॉस्ट एलोकेट किया है, एलोकेट नहीं कर पाएंगे. इंटरेस्ट कॉस्ट वो एक्चुअल यूजेज के बेसिस पे हो सकती है, इंटरेस्ट टाइम के बेसिस पे हो सकती है. मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की कॉस्ट वैल्यू प्रॉपर्टी के बेस पे जो हर सेगमेंट के पास है, करेक्ट. पेंशन क्या हो सकती है, सैलरी एक्सपेंसेस क्या है हर एक सेगमेंट की, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो एलोकेट, राइट. तो मतलब एक हमें जस्टिफिकेशन में लगना था कि कैसे कैसे कॉस्ट हम क्या है एलोकेट कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया क्वेश्चन. सो हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्या है एंड कर ली है अपनी 10 इलस्ट्रेशन ऑफ इंड AS 108 की ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की. आई होप आपको समझ आया होगा, एंड फीडबैक भी मेरे को ज़रूर देना आपकी, आपको क्लासेस कैसी लगी. थैंक यू.